हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवीएस कैंपस के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एसएससी की कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों की बात करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि x, y और z तीन ऐसे पूर्णांक हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर 8, y प्लस जेड बराबर 13 और z प्लस एक्स बराबर 17 है, तो एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड का मान क्या होगा। हमें तीन चीजें दी गई हैं। पहला दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर में 8 और दूसरी बात बताएगी कि y प्लस जेड बराबर में 13 और z प्लस एक्स बराबर में 17। और हमसे कहा जा रहा है कि आप एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड का मान बताएं क्या होगा। पहला इक्वेशन, दूसरा और ये तीसरा। अगर हम एक काम करते हैं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूं, तो जब घटाएंगे बच्चों तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देखेंगे कि हमें x माइनस जेड प्राप्त होगा। और इस साइड में 8 में से 13 जाएगा तो आएगा माइनस का 5। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जो है, आप देखेंगे जब आप इसमें से घटा रहे होंगे, दिया गया हमें z प्लस एक्स बराबर में 17। हमने कहा कि अगर समीकरण एक में से दो घटाएंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें x माइनस जेड की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस का 5। और जब हम इन दोनों समीकरणों को आपस में ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि z से z कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 6। और जब x की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो गई, समीकरण एक में जब हम x का मान 6 रखेंगे पता चलेगा कि y की वैल्यू क्या है 2। और जब y का मान हमें मिला तो समीकरण 2 में y की वैल्यू रखेंगे तो यहां से z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 11। हमें बताना क्या है, एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड का मान हमको बताना है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर यानी 6 गुना 6 और y का मान 2 है, z का मान 11 है। आप काट रहे होंगे तो आ जाएगा 18/11। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि यदि a की पावर 4 प्लस 1 अपान a की पावर 4 बराबर में 50 है, जहां a इज ग्रेटर देन 0 है, तो a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिया क्या गया है, a की पावर 4 और प्लस में 1 अपान a की पावर 4, ये बराबर में हमें दिया गया है 50। और हमसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करिए a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब का मान। आपको पता होगा बच्चों, अगर आपने थोड़ा सा भी अलजेब्रा पढ़ रखा हुआ है तो आपको मालूम है कि a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब का अगर हमें मान बताना है तो उससे पहले अगर हमें a प्लस 1 अपान a की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, हमें दिया गया a की पावर 4 और प्लस 1 अपान a की पावर 4, इसका मान 50 है। अगर मैं दोनों साइडों में ऐड कर दूं, दोनों साइडों में ऐड कर दूं, तो आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर ही आ जाएगा 13 चौके 50 और 2 52। अगर हम यहां से a प्लस 1 a स्क्वायर और प्लस 1 अपान a स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में 13। 52 को हम लिखेंगे 13 चौके 52, 4 का वर्गमूल आएगा 2 और 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो वो रूट में रह जाएगा 2 अंडर रूट 13। अब अगर हम दोबारा से फिर वही काम करेंगे, सर हमें a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट में 13। अगर हम दोबारा से वही काम करते हैं कि हम दोनों साइडों में दोबारा से 2 ऐड करें तो आप देख पा रहे हो कि ये बन जाएगा a प्लस 1 अपान a का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा, अगर मैं दोनों साइडों में कॉमन कर लूं तो अंडर रूट 13 और प्लस का 1, ये आ जाएगा a प्लस 1 अपान a के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 13 प्लस 1। तो a प्लस 1 अपान a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरे पर रूट आ जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो 2 इंटू अंडर रूट 13 और प्लस का a। ये a प्लस 1 अपान a की वैल्यू आ गई।
हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो आपको जानकारी होगी कि सर अगर a प्लस 1 अपान ए की वैल्यू k है तो a क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब की जो वैल्यू है वो आपके क्यूब -3k होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ेंगे अलजेब्रा तो आपको ये बात मालूम चलेगी। क्योंकि अभी हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो हम पूरी चीजें आपको नहीं बता सकते। अब आप देखिए, अगर a प्लस 1 अपान ए का मान ये है तो a क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब का मान क्या होगा? अभी देखा k का क्यूब, k की जगह क्या है? अंडर रूट में। अच्छा, जब इसका आप क्यूब करेंगे तो मैं बच्चों इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 2 इंटू अंडर रूट 13 प्लस 1 और अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट 13 और प्लस का 1। ये माइनस में 3 इंटू के की जगह क्या आ जाएगा? 2 इंटू अंडर रूट 13 और प्लस का 1। ये लिखा जा सकता है। अगर हम देख रहे हैं तो पूरे में से आपको अंडर रूट का 2 इंटू अंडर रूट 13 और प्लस का 1 कॉमन दिखाई पड़ रहा है। ये अगर कॉमन हो जाएगा तो यहां क्या बच जाएगा? ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? यहां बचेगा 2 अंडर रूट 13 और ये इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई करा देता हूं प्लस 2 और माइनस का 3। जब आप इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो अंडर रूट में 2 अंडर रूट 13 प्लस 1 और यहां बच जाएगा 2 अंडर रूट 13 और माइनस का 1। आप देख रहे हैं अच्छा सवाल है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छा सवाल है, आप देख लीजिएगा दोबारा से। अगले सवाल पर अगर हम आते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि साइन ट्रिग्नोमेट्री से अगला सवाल यदि साइन 630 डिग्री और प्लस में a और प्लस में cos a, इसका मान क्या होगा? आपको पता होगा कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप चतुर्थांश पढ़ते हैं तो आपको पता है कि 90 डिग्री पर वैल्यू साइन कॉस में, कॉस साइन में इस तरीके से चेंज होता है, 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता। तो अगर मैं साइन दिया गया है साइन 630 डिग्री और प्लस का 1, अगर मैं मेरे बच्चों इसको ऐसा लिखूं साइन, इसमें से 180 डिग्री के जितने मल्टीपल होंगे वो हम हटा लेते हैं तो आप जान रहे हैं कि 3 गुणा 180 कितना होगा? 540। यानी 540 डिग्री तक तो साइन साइन ही रहेगा। अगर 630 में से 540 घटा रहे हैं तो ये क्या बचेगा? 90 डिग्री। तो यह आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और प्लस का 1। साइन 90 डिग्री प्लस का a और ये प्लस का cos a भी दिया गया था हमें, प्लस का cos a ये पीछे चल रहा है। अब साइन 90 डिग्री पर चेंज होगा और साइन जब 90 डिग्री प्लस a, आपको पता है क्या क्या होता है? माइनस का cos a। तो माइनस का cos a और प्लस का cos a ये कैंसिल आउट होगा, आपका आंसर क्या होगा? 0। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सवाल ये कह रहा है हमें सीमा 60 डिग्री की आनति पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है? हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपसे सवाल ये कह रहा है कि कोई सीमा है, जो सीमा एक पतंग उड़ा रही है, ये मान लो पतंग उड़ा रही है ए, इसको बी और ये सी, कितनी मीटर ऊंचाई पर? 16 मीटर लंबी डोर से। भाई पतंग की डोर यही होगी तो ये लंबाई आपको दी गई है 16 मीटर, ये लंबाई हमें दी गई बच्चों 16 मीटर और ये कोण जो दिया गया वो दिया गया 60 डिग्री। 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ा रही है। आपको पता होगा अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो अगर 60 डिग्री ये कोण है, अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये वाली साइड अंडर रूट 3, ये वाली 1 और ये वाली क्या होती है 2। तो इस 2 की वैल्यू क्या दी गई है? 16। कितने गुना है? 8 गुना। हमसे पूछ रहा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो जमीन से यहां पर पतंग उड़ रही है, जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या है? अंडर रूट 3 यूनिट। तो इस अंडर रूट 3 का मान क्या होगा? 8 गुना अंडर रूट 3 यानी 8 अंडर रूट 3। तो आपका आंसर होगा 8 अंडर रूट 3 मीटर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप जो भी चीजें, क्योंकि हम पेपर सोल्व करा रहे हैं तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ पा रही है, ऑनलाइन क्लास है, तो आप दोबारा से बैक करके वीडियो देख सकते हैं। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, अगला सवाल कह रहा है कि जी जो है समबाहु त्रिभुज का एक मध्य बिंदु है, जिसे आप इसका ग्रेविटी सेंटर भी कह सकते हैं। एबीसी का मध्य बिंदु है। अगर ए बी बराबर 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है तो एजी की लंबाई बताइए।
कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज हमें दिया गया है। देखो आप, ये एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर यानी इसकी साइड दी गई 8√3 सेंटीमीटर। कह रहा है जी एबीसी का मध्य बिंदु है, यहां पर इसका कहीं ग्रेविटी सेंटर यानी जी है। कह रहा है एजी की लंबाई बताओ। ये आपको पता है, अगर आपने समबाहु त्रिभुज, इसको मैं मान लो डी मान लेता हूं, अगर आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा है तो आपको पता है कि ग्रेविटी सेंटर इसकी हाइट को 2:1 के अनुपात में बांटती है। अगर ये साइड 2 है, अगर ये 2 है तो ये क्या है, 1 होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा हुआ है तो अगर समबाहु त्रिभुज की साइड ए है, उसकी जो हाइट का मान होता है वो √3/2a होता है। यहां से h की वैल्यू हम निकालेंगे, √3/2a का मान क्या है, 8√3 है। तो आप काटेंगे 2 चौके 8, √3 का गुणा √3 से होगा, तो ये 4 × 12 सेंटीमीटर, यानी ये एडी की लंबाई क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी लेंथ एडी की, अगर ये एडी जो पूरी लेंथ है, अगर ये 12 सेंटीमीटर है, तो मेरे बच्चों एजी की लंबाई आपसे पूछी गई है, यानी 2 यूनिट का मान, 3 यूनिट की वैल्यू, टोटल एडी की लंबाई 3 यूनिट का मान आपको 12 दिया गया है। तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और आपसे एजी की लंबाई पूछी गई, यानी 2 यूनिट का मान आपसे पूछा गया, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 2 यानी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 56, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप, हमारा सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः AB का मध्य बिंदु क्या है, P। AB का मध्य बिंदु क्या है, P। AB का मध्य बिंदु है P और BC का मध्य बिंदु क्या है, Q। BC का मध्य बिंदु है Q और CA का मध्य बिंदु क्या है, तो R। कि यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। आपको पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके मध्य बिंदुओं को मिला करके कोई ट्राइंगल बनाया जा रहा है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। यानी अगर ट्राइंगल ABC का एरिया 4 यूनिट होगा तो मेरे बच्चों ट्राइंगल PQR का एरिया क्या होगा, 1 यूनिट होगा, 1/4 यानी 4 का 1/4 यानी 1 होगा। तो अगर हम ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल देखें कि ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, तो आपको पता है ट्राइंगल ABC की हाइट क्या है, साइड की हाइट क्या, साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया होगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8, 4 से काटेंगे 4 × 8, 8 × 16, 16 √3 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल ABC का एरिया आया 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल बताना है। ट्राइंगल PQR का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अभी हमने बताया कि ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, तो 16 √3 का 1/4 जब आप निकाल रहे होंगे बच्चों तो आएगा 4 √3 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगले सवाल में हमसे बोला जा रहा है बच्चों, अगले सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ट्राइंगल ABD, ये कोण, मैं इसी पर समझा रहा हूं। देखिए आप, ट्राइंगल ABD का मान दिया गया 90 डिग्री, यानी ट्राइंगल ABD का मान एंगल ABD का मान 90 डिग्री है।
एडी बराबर में है 17 सेंटीमीटर, तो सीडी की लंबाई, हमसे ये वाली लंबाई बच्चों पूछी जा रही है। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, जैसा कि हमने अपनी क्लासों में आपको राइट एंगल के ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा रखा हुआ है, आप देखिए कह रहा ए बी की लंबाई तो 8 सेंटीमीटर है। ये लंबाई कितनी है दोस्त? 8 सेंटीमीटर। एडी की लंबाई कितनी है? ये वाली लंबाई है 17 सेंटीमीटर। अब कोई ढक्कन सा भी बच्चा बता सकता है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये 17 सेंटीमीटर है, तो मेरे बच्चों ये वाली जो पूरी लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि 8, 15 और 17 ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। ये बातें अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखी है। अगर हम ट्राइंगल एबीडी में जब हम देख रहे हैं तो ये साइड 8 सेंटीमीटर, ये 17, तो ये बीडी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया गया? एसी की लंबाई आपको दी गई 10 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों आप ट्राइंगल एबीसी में देखिए, ट्राइंगल एबीसी में ये साइड 8 है, ये साइड 10 है, तो बताओ ये साइड क्या होगी? 6। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल का 6, 8, 10 आपको ट्रिपलेट पढ़ा रखा हुआ है, तो ये 6 सेंटीमीटर। हमसे सीडी की लंबाई पूछी गई है। बीडी की पूरी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ है 6, तो ये बची हुई लंबाई क्या होगी? 9 सेंटीमीटर। 9 6 15, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। मैं दोबारा समझा दे रहा हूं बच्चों एक बार। अगर आप ट्राइंगल एबीडी में देख रहे होंगे तो ट्राइंगल एबीडी में एबी की लेंथ 8 सेंटीमीटर, एडी की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए 8, 15, 17 एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं, एक ट्रिपलेट है। तो ये 8, ये 17, तो ये साइड क्या आ गई? पूरी बीडी की लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। अब आप देख पा रहे होंगे ट्राइंगल आप एबीसी में देखिए तो ये लंबाई 8 है, एसी की लेंथ हमको 10 दे रखी है। 6, 8, 10 ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक ट्रिपलेट है, तो ये साइड बीसी की लेंथ आ गई 6। अब अगर बीसी की लेंथ 6 है और पूरी बीडी की लंबाई 15 है, तो बताओ सीडी की लेंथ क्या होगी? 9 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है एक वृत्त में एडी और बीसी, एक वृत्त दिया गया आपको, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका मान लो कोई सेंटर होगा मेरे बच्चों यहां पर। ये कह रहे हैं एडी और बीसी दो इसकी जीवाएं हैं, एक जीवा है इसकी एडी, एक जीवा है एडी, और एक जीवा है बीसी, एक जीवा है बीसी, एक जीवा है बीसी, एक एडी है। एक मिनट दोबारा से देखिए, एक कॉर्ड जो है वह दी गई है एडी और दूसरी आपको दी गई है बीसी, अब ये कह रहा है कि दोनों जीवाएं वृत्त के बाहर बिंदु ई पर मिलती हैं। जब आप इनको आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे, आगे की तरफ, तो एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? ये पॉइंट क्या है? ई दिया गया आपको। कह रहा है कि यदि बी ए और ई ये जो कोण है, अगर मैं इसको देखो, मैं इसको ऐसा मिला देता हूं ये, और मैं यहां मिला, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कह रहा बीएई ये एंगल दिया गया हमें 76 डिग्री। अब कोई बच्चा बताए कि अगर एंगल ए 76 डिग्री है तो एंगल सी क्या होगा? आपको पता है किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। तो अगर आप ये 76 डिग्री है, ये 76 डिग्री है, तो 180 इसका और इसका जोड़ 180 होगा। तो अगर आप 180 में से 76 घटा रहे होंगे तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 104 डिग्री, 104 डिग्री। और क्या दिया गया आपको? एंगल एडीसी, एंगल एडीसी ये आपको दिया गया 102 डिग्री, ये आपको दिया गया मेरे भाई 102 डिग्री। अब एक बात और आप जानते होंगे कि अगर आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सीधी रेखा पर बना कोण क्या होगा? 180 डिग्री। तो अगर ये 104 डिग्री है मेरे बच्चों, तो बताओ ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 76 डिग्री। ऐसे अगर ये 102 डिग्री है तो मेरे बच्चों ये कितना होगा? अगर आप 180 में से 102 घटा रहे होंगे तो ये आ जाएगा 78 डिग्री। अब आपको एक बात पता होगा कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री।
अगर उसमें से ये कोण, जिसको मैं एक्स मान लेता हूं, जो एंगल हमसे पूछा गया, एंगल ए सी और ई का मान हमसे पूछा गया, एंगल AEC, एंगल AEC यानी इस एक्स का मान हमसे पूछा गया, तो आपको पता है कि x प्लस 78 और प्लस 76 बराबर में क्या होगा 180। क्यों होगा भाई? क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो x का मान क्या आ जाएगा, यस 8 6 14, 7 7 14 और 1 15, 154 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। आप x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 154 डिग्री। 180 में से 154 जाएगा तो आ जाएगा 26 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी जो दो जीवाएं दी गई, एक एडी और एक बीसी। कह रहा है कि ये वृत्त के बाहर जब आप इनको आगे बढ़ाएंगे तो सर्कल के बाहर ये पॉइंट ई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या मिलती है या काटती हैं। आपसे कहा जा रहा है एंगल BAE, एंगल BE जब मैं ए और बी को आपस में मिलाऊंगा तो ये जो एंगल बन रहा है BA और E, इसका मान दिया गया है 76 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल ADC का मान हमको दिया गया था, एंगल AD और C का मान हमें दिया गया 102 डिग्री। आपको पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा चक्रीय चतुर्भुज जिसके अपोजिट एंगल का जब सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 76 तो 104 है, अगर 102 है आपको दिया गया। हमसे इस एंगल का AEC का मान हमसे पूछा गया था। आप दोबारा से देख लो, एक स्ट्रेट लाइन पर बना कोण क्या होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 102 तो 78 होगा, 104 एक 76 होगा। एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा तो x की वैल्यू वहां से आ जाएगी 26 डिग्री। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उन भुजाओं के बीच का कोण। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री है। अगर किसी ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री है तो मेरे बच्चों वो ट्रायंगल कैसा होगा? वो राइट एंगल होगा। और अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, अगर इसकी दो, मान लो एंगल भी ये 90 डिग्री है, दो भुजाएं बराबर है तो कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? AB और BC। हाँ है ना? बराबर भुजाओं की लंबाई ये 15 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 15 सेंटीमीटर। कोई बच्चा ये ना सोचे कि AC बराबर हो सकती, नहीं, AB और BC ही बराबर होंगी। अब इस ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछा गया, आसान सी बात है, हाफ बेस इंटू हाइट 15 और गुणे 15 तो आ जाएगा 225 और बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या, 30, बड़ा अच्छा सवाल है ये, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है तो टब में पानी का स्तर सेंटीमीटर में कितनी ऊंचाई तक उठ जाता है? पाई की वैल्यू 22/7 दी गई। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चों, अगर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है, अगर आप उसमें कुछ भी डालें, जैसे आप गांव में नहाते टाइम आपने देखा होगा, अगर आप कभी पानी के हौज में नहाएं, जब आप उसमें एंटर करते हैं हौज में तो हौज का पानी बाहर आ जाता है। क्यों आता है? इसलिए आ जाता है मेरे भाई, क्योंकि जब आप पानी के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ स्पेस चाहिए। तो जहां पर आप जा रहे होंगे या कोई सामान आप पानी में डालेंगे तो सामान को कुछ स्पेस चाहिए। तो जो स्पेस चाहिए, तो जब कोई स्पेस लेगा आर्टिकल, तो आप जो स्पेस लेगा उसका पानी क्या करेगा? वहां से पानी को विस्थापित करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है कि इस पानी से भरा है, इसको जब आप टब में डालेंगे, अच्छा ये टब में उड़ने की बात कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। आप एक बात हमें बताइए कि अगर टब में उड़ेलने की बात कर रहा है तो पहले बताओ कि बर्तन में कितना पानी होगा? तो बर्तन में पानी कितना होगा? जितना बर्तन का आयतन होगा। बर्तन कैसा है? बेलनाकार, और बेलन का आयतन होता है पाई r² h। तो पाई का मान 22/7
आर की वैल्यू आपको 30 दी गई है, आर स्क्वायर है तो 30 गुना 30 और गुना एच का मान क्या है 42। बात क्लियर है। ये आ गया कि बेलनाकार बर्तन में कितना पानी है। अब आप एक बात मुझे बताइए, वही पानी दूसरे बर्तन में डाला गया तो पानी का आयतन तो हर जगह इक्वल होगा। जब आयताकार बर्तन में पानी डाला गया तो उसका आयतन क्या होगा 75 गुना 44 और मान लेता हूं कि h सेंटीमीटर तक पानी ऊपर उठेगा। ये बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन और ये आयताकार बर्तन में पानी का आयतन, पानी वही है तो दोनों जगह इक्वल होगा। यहां से h की वैल्यू हम निकालेंगे। 15 से मैं काट लेता हूं, 15 से 15 पचे 75 और 15 दूने 30, 5 से काटूंगा 5 छक 30, 7 से 7 छक्के 42, 22 से काटूंगा 22 दूना 44 और ये 2 से 2 कट गया। h की वैल्यू क्या आ गई 6 छक्के 36 सेंटीमीटर। तो पानी का जो स्तर है वह 36 सेंटीमीटर उठ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह हमें दिया गया है 61 नंबर सवाल कह रहा है आपसे कि यदि 56, यदि हमें दिया क्या गया है, देखो आप, यदि 56 गुणे 75 और गुणे 60 गुणे 84 गुना 210 ये बराबर है 2 रेज टू पावर p 3 रेज टू पावर q और 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर r और 7 रेज टू पावर s और लास्ट में पूछ रहा है p प्लस क्यू अपान s प्लस r का मान। शायद मिसप्रिंट है, s प्लस r का मान हमसे पूछा जा रहा है। आपने घातांक पढ़ा होगा, इंडाइसिस जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, आपको बताया जाता है अगर a रेज टू पावर m बराबर हो जाए a रेज टू पावर m के, यानी घातांक का नियम कहता है कि अगर बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वही चीज हम करेंगे कि देखो दो साइडें दी गई मेरे बच्चों, एक ही इक्वेशन है और 4 वेरिएबल हैं, तो इनको सोल्व करके आप इनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, इनका कंपैरिजन बेस पर आप इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम जो इधर दिया गया है इसको हम तोड़ते हैं। जैसे 56 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 8 सते 56, मेरे बच्चों में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, आप समझने की कोशिश करिए। 8 सते 56, 8 को मैं 2 रेज टू पावर 3 और 7 को मैं 7 की पावर 1 लिख सकता हूं। ऐसे 75 को मैं तोड़ता हूं 25 तिया 75, 25 तिया 75, 3 को 3 की पावर 1 और 25 को 5 की पावर 2 लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं 60 को तोड़ूंगा तो अगर 60 को तोड़ेंगे हम लोग तो याद आएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, या मेरे बच्चों अगर आप 60 को मैं तोड़ के दिखा देता हूं, 60 का जब आप फैक्टर करेंगे तो ये 30 बार गया 2 से, फिर 2 से काटोगे 15 बार, फिर 3 से काटोगे 5 बार और फिर 5 से काटोगे 1 बार, तो 2 बार 2 है, यानी 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 1 बना। इसी प्रकार 84 को जब हम तोड़ेंगे तो 21 चौके 84 होगा, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 21 को मैं 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1 लिख सकता हूं। 210 को जब हम तोड़ रहे होंगे तो आप देखेंगे 2 की पावर 1 और गुणे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और गुणे 7 की पावर 1 बनेगा। अब देखिए आप इनको ऐड कर लीजिए, 2 की कितनी पावर बनी, 2 की पावर 3, 3 2 5, 5 2 और 7, 7 और 1 8, यानी फाइनली 2 की पावर 8 बना। 3 की कितनी पावर बनेगी, 1 1 1 2 और 1 3 और 3 1 4, 3 की कितनी पावर आ गई 4, और ऐसे 5 की कितनी पावर बनेगी, 5 की 2 पावर, 1 3 पावर और 1 4 पावर, 5 की कितनी पावर बनी 4। ऐसे 7 की कितनी पावर बनेगी, 1 2 और 1 3, 7 की कितनी पावर बन जाएगी 3। बराबर में हमें दिया गया है 2 रेज टू पावर p, 3 रेज टू पावर q और 5 रेज टू पावर r और 7 रेज टू पावर s। अब कंपेयर करिए, यहां 2 की पावर क्या है p और यहां 2 की कितनी पावर है 8। कंपेयर करेंगे, देखो बेस इक्वल है तो पावर बराबर होगी, हम कहेंगे सर p की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8। ऐसे आप देखोगे यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर q है, बेस इक्वल है तो q बराबर में क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 4। ऐसे आप देखो 5 रेज टू पावर 4 है और यहाँ 5 की घात r है, बेस इक्वल है तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। यहाँ 7 की पावर 3 है और 7 की पावर s है, बेस इक्वल है तो s की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों 3। हमसे कहा गया p प्लस क्यू अपान s प्लस r का मान बताइए। p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू करेंगे तो
8 और 4 12, 8 और नहीं, P प्लस क्यू अपान एस, तो 8 4 12, 12 बटे 3 करोगे तो 4 आएगा और प्लस में 8 4 4 8, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। और दूसरी एक बात मेरे बच्चों की, हम चूंकि पेपर सोल्व करा रहे हैं इसलिए हम स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी। अभी जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो कुछ और बातें होती हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।